प्रश्न यह है कि भोपाल को महाराजा भोज ने बसाया ही क्यों? उनकी राजधानी तो धारा नगरी थी। दूसरा प्रश्न यह कि राजा भोज का समय 11वीं शताब्दी का है। जब भारत में एक से एक प्राचीन नगर मिलते हैं तो इतने लंबे समय तक भोपाल नगरीकरण से दूर क्यों रहा, जबकि पास में ही विदिशा एक अति प्राचीन समृद्ध नगरी थी। तीसरा प्रश्न, मध्यकाल में तलवार के जोर पर किए गए असंख्य नाम परिवर्तन यदि सही हैं, औचित्यपूर्ण है, तो आज जनता द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा इन नामों को पुनः भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाना गलत कैसे है, अनौचित्यपूर्ण कैसे है? चौथा प्रश्न, कौन थे ये बादशाह, सुल्तान और नवाब? क्या चरित्र था उनका? क्या दृष्टिकोण था उनका भारतीय संस्कृति के प्रति? और क्या वैधानिक अधिकार बनता था उनका भारत पर? जिन जमीनों को ये दान देना बताते हैं, वे जमीनें क्या उन्होंने यहां खरीदी थी? भोपाल की नवाबी के इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम लीग और जिन्ना से जुड़ाव भी विचारणीय है। इन तीनों का ही पाकिस्तान के निर्माण में योगदान रहा है। इसलिए ऐसे नवाबों और उनके खानदान के लोगों को महिमा मंडित करने का क्या औचित्य है? सत्य तो यह है कि भारत का इतिहास अरब, अफगान, तुर्क, मुगल और बाद में यूरोपीय आक्रमणकारियों द्वारा दिए गए जख्मों से भरा पड़ा है, जो आज भी रिस रहे हैं। नमस्कार मित्रों, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन क्या रखा गया? कुछ लोग तिलमिला उठे और यह ज्ञान बघारने लगे कि इस स्टेशन का तो निर्माण ही हबीब साहब द्वारा दान की गई भूमि पर हुआ है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके एक जो परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, उसे तोड़ना आवश्यक है। सच्चाई तो यह है कि इस स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और तब इसका नाम शाहपुर था। शाहपुर क्यों? क्योंकि यह जो भोपाल का क्षेत्र था वह कभी गिन्नौरगढ़ रियासत के गोंड राजा निजाम शाह के अधीन था। निजाम शाह से आप उन्हें मुस्लिम मत समझ लीजिएगा, वे परिशुद्ध हिंदू थे। वैसे भी शाह सरनेम मूलतः भारत का है, जो भारत से ही बाद में ईरान गया। खैर, थोड़ा और पीछे चलते हैं। आज के भोपाल के वास्तविक संस्थापक 11वीं शताब्दी में हुए परमार वंशी नरेश महाराजा भोज थे। उनकी राजधानी धारा नगरी अर्थात आज का धार थी और भोपाल क्षेत्र उस समय घनघोर जंगल हुआ करता था, जहां दिन में भी गुजरने से लोगों को डर लगता था। महाराजा भोज का ओडिशा आना जाना लगा रहता था। कारण यह कि ओडिशा के जंगलों में उत्तम श्रेणी के हाथी मिलते थे। आप जानते हैं, प्राचीन काल में युद्धों में हाथियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो राजा भोज धारा नगरी से ओडिशा आते जाते रहते थे, लेकिन धारा नगरी से ओडिशा जो जाने वाला रास्ता था वह उस समय भोपाल से होकर गुजरता था। और यहाँ घनघोर जंगल थे, कोई बस्ती नहीं थी। अधिक से अधिक कुछ छिटपुट गौंड व भील जनजातियों के कुछ कबीले थे। लेकिन ऐसा क्यों? राजा भोज का समय 11वीं शताब्दी का है। इतने समय तक यह स्थान नगरीकरण से दूर क्यों रहा, जबकि पास में ही विदिशा एक अति प्राचीन समृद्ध नगरी थी? इसका कारण यह था कि विदिशा उस समय के महत्वपूर्ण राजमार्गों के जंक्शन पर पड़ता था। यहां से एक रास्ता उज्जैनी की ओर जाता था और दूसरा पाटलिपुत्र की ओर जाता था। उज्जैनी आप जानते हैं अवंती राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसलिए दो राजधानियों को जो जोड़ने वाला रास्ता था, उसके जंक्शन पर विदिशा स्थित था। यही कारण है
कि नगरीकरण में विदिशा आगे निकल गया और भोपाल जंगल का जंगल ही रह गया। खैर, राजा भोज को यह स्थान भा गया। था तो उन्हीं के राज्य में, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने सोचा कोई गोपनीय परियोजना लगाने के लिए यह स्थान अच्छा है। गोपनीय परियोजना क्यों? क्योंकि वो युद्धों का वातावरण था। ऐसे में कोई गुप्त सामरिक स्थान बनाकर रखना ठीक समझा जाता था, जहां किसी संकट की स्थिति में शरण लिया जा सके, कुछ गोपनीय चीजें रखी जा सके जिसका शत्रु को पता न हो। भोज ने भी यही सोचा कि यह स्थान लोगों की नजर में नहीं है, इसलिए गोपनीय परियोजना के लिए बहुत ही अनुकूल है। लेकिन परियोजना शुरू हो पाती उसके पहले ही राजा भोज को चर्म रोग हो गया, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। तब ज्योतिषियों ने बताया कि राजा यदि किसी ऐसे जलाशय में स्नान करे जिसमें 365 नदियों का जल आकर मिलता हो, तो यह रोग ठीक हो सकता है। लेकिन आसान नहीं था 365 नदियों वाला सरोवर ढूंढना। तो कर्मचारियों ने खोजबीन शुरू की। काफी ढूंढने के बाद भोपाल में एक ऐसी घाटी पता चली जो 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी और जिसमें बहुत सारी नदियां व जलधाराएं आकर के गिरती थी। गिनती की गई, लेकिन 9 नदियां अभी भी कम थी। अब समस्या हो गई, 365 तो पूरे चाहिए थे। तब वहां एक कलिया गोंड करके एक व्यक्ति रहता था। उसने बताया कि एक नदी और है जिसकी 8 सहायक नदियां हैं, मतलब 9 ये हो गई। तो इस तरह से 365 की गिनती पूरी हुई। जिस नदी का नाम कलिया गोंड ने बताया था, उसका नामकरण भी उसी के नाम पर कलिया सोत हो गया। यह राजा भोज ने किया। राजा भोज ने उसका नामकरण उसके नाम पर कलिया सोत किया। सोत माने क्या होता है? स्रोता, जल स्रोत, जलधारा, नदी। आपको मालूम है नदी का एक पर्यायवाची जो है वो स्रोतस्विनी भी है। खैर, इस नदी पर एक बांध भी बना है जिसका नाम कलियासोत डैम है। लेकिन अगली समस्या यह थी कि इतनी बड़ी घाटी को भरने के लिए पानी अभी भी पर्याप्त नहीं था। घाटी बहुत बड़ी थी, बहुत पानी चाहिए था उसको भरने के लिए। तब भोपाल से लगभग 20 मील पश्चिम में एक नदी का पानी बेतवा की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया। यह स्थान आज का भोजपुर है, जहां राजा भोज द्वारा बनवाया गया एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। लोग आते हैं यहाँ पर। इस तरह एक विशाल डैम का निर्माण हुआ जो भोजपुर से लेकर भोपाल तक फैला हुआ था। मित्रों, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उस विशाल सरोवर का आकार कितना बड़ा था, जिसका निर्माण आज से 1000 वर्ष पहले राजा भोज ने कराया था। एक छोटा सागर समझ लीजिए इसे। यही कारण है कि एक उक्ति प्रचलित हो गई कि तालों में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानियों में रानी लक्ष्मीबाई, बाकी सब रनैया। मित्रों, भोपाल की झील को पहले भोजपाल कहते थे। पाल क्या होता है? पाल का अर्थ होता है बंधारा या डैम, बांधने वाली चीज। किसी तालाब के चारों ओर जो मिट्टी उठाई जाती है, जो बांध बनाया जाता है, उसे ही पाल कहते हैं। इसलिए राजा भोज द्वारा निर्मित यह बांध क्या कहलाया? भोजपाल। और ये जो विशाल झील बनी, विशाल सरोवर बना, उसके किनारे किनारे एक नगर भी राजा भोज ने बसाया। उसका नाम भी राजा भोज के नाम पर ही भोजपाल पड़ा। इस नगर का मानचित्र भी राजा भोज ने स्वयं बनाया था। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। आगे चलकर राजा भोज के एक पौत्र हुए उदयादित्य। विदिशा जिले में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, उनका नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ है। उदयादित्य और उनकी रानी श्यामला को भोपाल से बहुत प्रेम था। रानी श्यामला के नाम पर ही भोपाल की एक पहाड़ी का नामकरण हुआ है, जिसे आज भी श्यामला हिल्स कहते हैं। राजा रानी ने उस स्थान पर जहां आज भोपाल का चौक स्थित है, वहां एक सभा मंडल बनवाया था, जो वास्तव में एक विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था।
जिसमें 16,000 गुरु शिष्य अध्ययन व अध्यापन किया करते थे और यहीं रहते भी थे। इस तरह भोपाल एक बड़े नगर के रूप में विकसित होता गया, जिसका मूल श्रेय राजा भोज को जाता है। लेकिन मित्रों, हमारी संस्कृति और हमारे स्मारकों और हमारे गौरव स्तंभों को नष्ट करने की एक जो विकृत विचारधारा इस देश में घुस आई थी, उससे इतना विशाल सरोवर देखा न गया। लगभग 400 वर्ष पश्चात मालवा के सुल्तान हुसंग शाह ने इस बांध को तुड़वा दिया। खुन्नस देखिए। इसका उल्लेख साहिब हकीम की एक पुस्तक है, माइसिरे महमूद शाही, इसमें मिलता है। हुसंग शाह के सिपाहियों को महीने भर से ऊपर लग गया इस बांध को तोड़ने में। पूरे सिपाही लगा दिए थे उसने, लेकिन बांध आसानी से टूट नहीं पा रहा था। और सोचने वाली बात यह है कि बांध के टूट जाने के बाद भी यहाँ जो जल भरा हुआ था उसको सूखने में 30 वर्ष लगे। आप सोच कर देखिए, 30 वर्ष लगे उस पानी को सूखने में, जबकि बांध टूट चुका था। तो कितना पानी रहा होगा। मित्रों, आज के भोपाल और भोजपुर के बीच जो बसाहट है वह इस ताल की सूखी हुई जमीन पर ही है। इस तरह आज के भोपाल का जो बड़ा तालाब है वह राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल सरोवर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। आगे चलकर भोपाल का क्षेत्र गिन्नौरगढ़ राज्य के राजा निजाम शाह के नियंत्रण में आया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी अनिंद्य सुंदरी पत्नी कमलापति के नियंत्रण में। रानी का यहाँ की झील के किनारे एक महल भी था, जिसे कमलापति महल कहते थे। लेकिन आगे चलकर अफगानिस्तान के एक सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने यह क्षेत्र उनसे छीन लिया। वह तो रानी कमलापति को भी छीनना चाहता था, लेकिन रानी ने जीवित जल समाधि लेकर अपनी लज्जा रक्षा की। इस पर एक वीडियो मैंने शायद 2-3 महीने पहले बनाया था, उसका लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो सुन सकते हैं। दोस्त मोहम्मद कैसा व्यक्ति था, इसकी झलक पानी हो तो कुछ बातें आपको उसके बारे में जाननी चाहिए। मूलतः वह अफगानिस्तान के तिराह का रहने वाला था। 20 साल की अवस्था में महराज बीबी नाम की एक लड़की से आशनाई कर बैठा, लेकिन जब उसका निकाह दोस्त मोहम्मद के ही एक चचेरे भाई से तय हो गया तो दोस्त मोहम्मद से रहा न गया। उसने अपने भाई का ही कत्ल कर दिया और महराज को लेकर भारत भाग आया। वैसे भी अफगानिस्तान की गरीबी के कारण वहां से भारत की ओर पलायन एक नियमित क्रम था। संपूर्ण मध्य काल में यह सिलसिला देखने को मिलता है। अफगान लोग भारत का रुख करते, यहाँ शरण पाते, नौकरियां पाते, काम धंधा करते और फिर एक झुंड बनाकर, एक समूह बनाकर, एक गिरोह बनाकर स्थानीय लोगों से छीन झपट कर अपनी रियासतें व राज्य भी बनाते। दिल्ली सल्तनत के लोदी व सूर वंश आपको पता होंगे, ये अफगान ही तो थे। खिलजियों में भी अफगान मूल का अंश है। रामपुर की रोहिला रियासत, राजस्थान की टोंक रियासत, भोपाल की रियासत, जावरा की रियासत, सूची बहुत लंबी है। जहां अफगानिस्तान से आए इन सरदारों ने स्थानीय शासकों से उनके राज्य छीनकर, उनकी रियासतें छीनकर न केवल अपने राज्य व रियासतें स्थापित किए, बल्कि उनका इस्लामीकरण भी किया। उनके चिन्हों को मिटाया, उनके नामों को बदलाया। भारत का इतिहास ऐसे अनेक जख्मों से, ऐसे अनेक घावों से भरा पड़ा है जो आज भी रिस रहे हैं, जिनसे रक्त निकल रहा है। खैर, दोस्त मोहम्मद ने जिस समय भारत का रुख किया उस समय यहाँ औरंगजेब का शासन था। आज के यूपी का जो सहारनपुर है, वहाँ एक मुगल सरदार हुआ करता था, जलाल खां। उसकी रियासत थी, रियासत का नाम था जलालाबाद। जलाल खां भी मूलतः अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। इसलिए इस कारण दोस्त मोहम्मद को उसके यहाँ शरण मिल गई। लेकिन दोस्त मोहम्मद का जैसा स्वभाव था, उसने यहाँ भी अपना रंग दिखाया। जिस जलाल खां ने उसे शरण दी थी, उसी के परिवार की एक लड़की पर बुरी नजर डाल ली। इस बात को लेकर जलाल के बेटे से उसका झगड़ा भी हुआ और दोस्त मोहम्मद ने उसका कत्ल कर दिया और भाग निकला वहां से। भाग्य अच्छा था उसका, औरंगजेब की सेना में उसे नौकरी मिल गई
और मालवा क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, तब दोस्त मोहम्मद ने 50-60 अफगानियों को इकट्ठा करके भाड़े की एक फौज बना ली। इस फौज के सहारे वह यहाँ के स्थानीय राजाओं के आपसी झगड़ों में किसी एक के पक्ष में किराए पर लड़ने लगा। इस प्रक्रिया में वह भोपाल की बैरसिया तहसील में स्थित मंगलगढ़ रियासत के संपर्क में आया। ये जो मंगलगढ़ रियासत थी, यहाँ का राजा था आनंद सिंह सोलंकी। आगे चलकर जब आनंद सिंह की मृत्यु हो गई तो दोस्त मोहम्मद ने यहाँ की विधवा रानी और राजमाता को अपने पक्ष में कर लिया और रियासत का मुख्तार बन बैठा। इतना ही नहीं, उसने आनंद सिंह की पत्नी अर्थात राजमाता की पौत्री से विवाह भी किया। इस तरह भाड़े का लड़ाका अब रियासतदार बन गया। जिस लड़की से उसने विवाह किया था उसका धर्म परिवर्तन तो होना ही था। धर्म परिवर्तन के बाद उसका नया नाम फतेह बीबी रखा गया। आगे की कहानी लंबी है, कट शार्ट करें तो निजाम शाह की मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद की नज़र भोपाल के क्षेत्र और रानी कमलापति दोनों को लेकर खराब हो गई। भोपाल तो उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन रानी ने जल समाधि ले ली। यह 1727 की बात है, 1727 की बात है। और हाँ, कुछ लोग रानी कमलापति को भारत की अंतिम हिंदू रानी बताते हैं, जो कि ठीक नहीं है। कमलापति के बाद तो बहुत सी हिंदू रानियां हुई। लक्ष्मीबाई का नाम आप जानते हैं। खैर, वास्तव में कमलापति भारत की नहीं, भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। अब दोस्त मोहम्मद का एक और कारनामा सुनिए। भोपाल के पास एक राजपूत रियासत थी, जगदीशपुर। इस पर अधिकार करके उसने इसे इस्लाम नगर बनाया। जो लोग आज नाम परिवर्तन पर तिलमिला रहे हैं, उन्हें एक बार इस प्रवृत्ति को भी याद करना चाहिए जब हमारे असंख्य स्थानों को लूट कर छीन कर उनका नाम बदला गया, उनका इस्लामीकरण किया गया, हमारे सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाया गया। इस्लाम नगर आज भी इस्लामी संस्कृति का गढ़ है। 1949 से यहाँ वार्षिक तबलीगी इज्तिमा भी शुरू हुई और इसे शुरू करने में प्रमुख भूमिका किसकी रही वो भी आपको जानना चाहिए, तबलीगी जमात की। अब तबलीगी जमात कौन है वो आप समझ ही सकते हैं। खैर, दोस्त मोहम्मद की राजधानी इस्लाम नगर ही थी। यह अलग बात है कि भोपाल भी वो आता जाता रहता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसने कभी भी नवाब की टाइटल धारण नहीं की। वो हमेशा अपने को सरदार कहता रहा। मित्रों, कर्म के फल ने दोस्त मोहम्मद को छोड़ा नहीं। उसके बेटे यार मोहम्मद को हैदराबाद का निजाम बंधक बनाकर ले गया। दोस्त मोहम्मद भी लड़ाइयों में बुरी तरह से घायल हुआ। मानसिक रूप से भी वो अवसाद में रहता था और 1728 में मर गया। मतलब ये कि कमलापति के जल जौहर के मात्र 1 साल बाद दोस्त मोहम्मद भी दुनिया में न रहा। इसके बाद यार मोहम्मद को एक कूटनीति के अंतर्गत निजाम ने मुक्त कर दिया और भोपाल के पहले नवाब के रूप में गद्दी पर बिठाया। इस तरह टेक्निकली दोस्त मोहम्मद भोपाल का पहला नवाब नहीं था, बल्कि यार मोहम्मद भोपाल का पहला नवाब था। ये अलग बात है कि भोपाल की रियासत का संस्थापक दोस्त मोहम्मद था, लेकिन वो पहला नवाब नहीं था यहाँ का। खैर, दोस्त मोहम्मद के कारण भोपाल में नवाबी का दौर शुरू हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए, इसमें लिखा है, द रॉयल फैमिली ऑफ भोपाल वाज ऑलवेज सपोर्टिव टू अलीगढ़ मूवमेंट। अब अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी, आप पढ़ लीजिएगा। अलीगढ़ मूवमेंट आप समझ जाएंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट से क्या क्या हुआ। खैर मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि भोपाल की नवाबी के इतिहास में एक लंबा समय बेगमों के शासन का भी रहा है। इन्हीं में एक बेगम थी, नवाब बेगम सुल्तान जहां बेगम, जो कि सर सैयद अहमद खां के विजन और मिशन को जमकर सपोर्ट कर रही थी। यह बात भी इसी वेबसाइट में लिखी है। आपको पता होना चाहिए कि एएमयू पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। नवाब बेगम ने अपने बेटे हमीदुल्लाह खां को यहाँ पढ़ने भेजा था। आगे चलकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एएमयू में बदलने में भी
सुल्तान जहां बेगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फाउंडर चांसलर भी रही वे। पाकिस्तान के निर्माण में इस विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रही, यह आपको पता ही होगी। वे मुस्लिम लीग से भी जुड़ी हुई थी और 1914 से लेकर मुस्लिम लीग लेडीज एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रही। मुस्लिम लीग का भारत के इतिहास में क्या योगदान है, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए इससे जुड़े लोगों की मानसिकता का भी अनुमान लगाया जा सकता है। भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां हुए, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। वे 1926 में भोपाल के नवाब बने। जिन्ना के साथ उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। यह दोस्ती भी कुछ कहती है। जब स्वतंत्र भारत में रियासतों का विलय शुरू हुआ और हैदराबाद की ही तरह हमीदुल्लाह खां ने भी अपनी रियासत को भारत में मिलाने से इनकार कर दिया, तब सरदार पटेल की कूटनीति चली, उनकी लौह नीति चली। नवाब की एक न चलने पाई। भोपाल में विलय के पक्ष में जन आंदोलन शुरू हो गया, जिसका दमन करने के लिए काफी कठोरता की गई। गोलियां चली, लोग मारे गए, लेकिन सरदार पटेल के आगे नवाब की एक न चली। 1 जून 1949 को भोपाल का भारत संघ में विलय हो गया। भोपाल के भारत में विलय के बाद नवाब ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को नवाब की पदवी देनी चाहिए, लेकिन आबिदा पाकिस्तान चली गई। तब यह पदवी उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान को मिली, जिनका विवाह इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुआ। अब आप समझ जाइए पटौदी परिवार से किस तरह से भोपाल की नवाबी का रिश्ता जुड़ता है। इफ्तिखार अली खान पटौदी के पुत्र कौन हुए? मंसूर अली खां, क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी। उनका विवाह शर्मिला टैगोर से हुआ। आगे की कहानी, आगे की वंशावली आप जानते हैं। गाड़ी अब तैमूर और जहांगीर अली खां तक आ पहुंची है। तो समझे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार पॉइंट्स को फिर से समराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बता सकें। हबीबगंज स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में ही हो चुका था और उस समय उसका नाम शाहपुर था। तब न तो हबीब मियाँ थे और न ही उनकी कोई जमीन ली गई थी। माने यह तर्क देना कि भोपाल स्टेशन का निर्माण ही हबीब मियाँ की जमीन के कारण हो सका, नहीं तो ये स्टेशन ही नहीं बन पाता, यह कहना सरासर गलत है। 1979 में जब इस स्टेशन का विस्तार हुआ, तब कुछ जमीन हबीब मियाँ से ली गई और इसका नाम हबीबगंज रख दिया गया। लेकिन यह जमीन स्टेशन विस्तार के समय ली गई थी, न कि स्टेशन के निर्माण के समय। हबीब मियाँ को भोपाल का नवाब बताया जाता है, लेकिन आप भोपाल के नवाबों की सूची गूगल करके देख लीजिए, हबीब मियाँ का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी जिस तरह उन्हें बार बार नवाब कहकर संबोधित किया जा रहा है, उससे आप उन्हें नवाब खानदान का सदस्य मान सकते हैं। तीसरी बात यह कि भोपाल इन नवाबों का हुआ कैसे। इसे तो मूलतः राजा भोज ने बसाया था। जो झील आज भोपाल की शान है, वह भी राजा भोज द्वारा ही बनवाई गई थी। बाद में भोपाल गौंड राजा निजाम शाह और फिर उनकी रानी कमलापति के अधिकार में आया, जिसे दोस्त मोहम्मद ने उनसे छीन लिया। इस छीनने को हम वैधानिक औचित्य कैसे प्रदान कर सकते हैं। इस तरह हबीब मियाँ ने वह जमीन दान दी थी जो वस्तुतः उनकी थी ही नहीं। भोपाल की नवाबी के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान का चरित्र भी हमने देखा। किस तरह अफगानिस्तान से भागा हुआ एक व्यक्ति, एक भगोड़ा, भारत में आकर के अपना गैंग बनाता है और अंत में छल से, बल से, धोखे से आसपास की जमीनों पर अधिकार करता है, रियासतें बनाता है और अंततः रानी कमलापति से भी भोपाल छीन लेता है। जगदीशपुर पर अधिकार करके जबरदस्ती उसका नाम इस्लाम नगर रखता है। क्या है ये? जगदीशपुर पर अधिकार ही जबरदस्ती थी और फिर अधिकार के बाद उसका नाम क्यों बदला गया? ये नाम बदलने वाली संस्कृति कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? आज हबीबगंज के नामकरण पर जोर जोर से शोर मचाने वाले लोग उन तमाम नाम परिवर्तनों पर कोई बात करेंगे?
जो मध्यकाल में जबरदस्ती हुए थे, और जिस तरह पूरे मध्यकाल में हमारे संस्कृति के चिन्हों को नष्ट किया गया और नाम बदले गए, यह भी हम जानते हैं। लेकिन अब सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। वह जो तलवार के जोर पर किया गया था वह ठीक था, और यह जो जनता की इच्छा से हो रहा है वह गलत है। वाह रे तर्क। अगली बात यह है कि भोपाल के नवाब ने किस तरह भारत के एकीकरण के रास्ते में रोड़े अटकाए और मजबूरी में ही यहाँ से हटे, यह भी देखने लायक है। भोपाल की नवाबी के इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम लीग और जिन्ना से जुड़ाव भी विचारणीय है। इन तीनों का ही पाकिस्तान के निर्माण में योगदान रहा है। इसलिए ऐसे नवाबों और उनके खानदान के लोगों को महिमा मंडित करने का औचित्य क्या है। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार मित्रों।